आज हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के पार्ट 2 में रहेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जब डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी ऐसे इंटीग्रेंड का डेफिनिट इंटीग्रेशन ज्ञात करना जिसमें वो सीधा सामान्य जो फॉर्मूला हमारा था स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला उस पर आ जाता था। हम एक बार फिर से देखते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ करना नहीं होता है, पहले इंडेफिनिट की तरह सोल्व करना है। अब इंडेफिनिट की तरह सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो, जिस मेथड से भी हो हम उसको इंडेफिनिट की तरह सोल्व करते हैं और उसके बाद सोल्व करने के बाद लास्ट में वैल्यू बैठा देते हैं। तो आज हम लोग जिसको सॉल्व करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो पढ़े होंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन ठीक है, नहीं तो थोड़ा यहाँ भी अगर ध्यान देंगे, जो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे इसको भी ध्यान देंगे तो आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतना है 0 to π/2 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब कॉस एक्स। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स में किसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे यानी किसको मानेंगे। तो हमेशा ध्यान में हमको रखना है उसको मानिए जो जटिल हो। अब 1 प्लस साइन एक्स का पावर 3 है और कॉस एक्स है तो उसको मानना है। दूसरी बात, एक और चीज ध्यान में रखना होता है, जिसको मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन करने पर जो टर्म प्राप्त हो वह एक फैक्टर के रूप में इंटीग्रेंड में होना चाहिए। तो 1 प्लस साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ है इसलिए हम 1 प्लस साइन एक्स को जेड मानेंगे। जेड माने कुछ भी माने, पहले तो देते हैं हेयर आई यानी 1 प्लस साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स डी एक्स, लेट जेड बराबर 1 प्लस साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष, तो डी जेड बाई डी एक्स, 1 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स, डी एक्स को उधर ले जाइए, यानी 1 प्लस साइन एक्स के बाद जो टर्म बच गया वो क्या बच गया, कॉस एक्स डी एक्स। इसको उधर ले जाएंगे तो इसलिए डी जेड बराबर आ गया कॉस एक्स डी एक्स। अब ऊपर में जो आई था, आई में इतना के जगह बैठाना है हमको जेड और cos x dx के जगह बैठाना है dz, इसलिए आई बराबर अब क्या हो गया, इसके जगह जेड बैठाइए तो जेड क्यूब, इसके जगह cos x dx के बदले dz, जेड क्यू dz। अब ये तो सिंपल, अब हमको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये क्यों कर रहे थे, ये कर भी इसीलिए रहे थे ताकि हमको जो फॉर्मूला है उसके ऊपर आ जाए। तो जेड क्यूब का, जेड का पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 यानी 1/4 जेड के पावर 4। अब थोड़ा सा ये देखना है, यहां से हम दो काम हमको करना पड़ेगा। पहले हम 0 to π/2 को, तो या तो जेड को फिर चेंज कर ले इसमें 1 प्लस साइन एक्स के रूप में, नहीं तो एक दूसरा उपाय है, जब x बराबर 0 तो जेड कितना था, जेड था 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स यानी 1 प्लस साइन 0 बराबर साइन 0 0 होता है यानी कि 1। अब x ऊपर देखिए π/2, तो जब x बराबर π/2 अब z कितना हो गया, तो z हो जाएगा 1 प्लस साइन π/2, साइन π/2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 यानी 1 जोड़ 1 बराबर 2। तब आपको 0 नहीं बैठाना है, 0 के जगह x के जगह 0 तो z एक आया है 1, x के जगह π/2 तो यह 2। अब i बराबर होगा हमारा 0 के बदले क्या बैठाएंगे 1, z के बदले क्या बैठाएं, π/2 के बदले 2 और इसके बदले z, z क्यूब डी जेड बराबर z4 1/4 है, बाहर कर देंगे z4 और ऊपर में 2 नीचे में 1। बस इसको सॉल्व कर देना है हमको। था
1/4 जेड के पावर 4 2 1। अब एक बार 1/4 क्या बैठाएंगे, 2 के पावर 4 और घटे 1 के पावर 4। 1/4 और 2 के पावर 4 यानी 16 घटे 1 यानी 15/4। ऐसा अगर न करते और जब हमको वहां आ गया था I बराबर 1/4 जेड के पावर 4, तो हम एक काम और भी कर सकते थे। जेड बराबर हम माने थे 1 + sin x। अब इससे अगर हम चाहते तो वहां था 0, तब हमको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, तो हमको ध्यान में रखना है सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ लिमिट भी चेंज करें। नहीं लिमिट चेंज करेंगे तो फिर जो आया उसको फिर से पहले वाला फॉर्म पे लाइए। अब ये इससे आया था तो 0 to π 1 + sin x का होल क्यूब cos x dx बराबर आ जाता हमारा 1/4 बाहर कर दीजिए 1 + sin x 0 और π/2 0 बैठाइएगा। ये भी एक तरीका है जिससे आप कर सकते थे, यानी sin π/2 बैठाइए। π/2 1 होता है 1 + 1 घटेगा। लेकिन ये काम आप ना करके बस उसी को लिमिट चेंज कीजिए और तब आप उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक सवाल और देखते हैं। दूसरा है 0 π/4 sin क्यूब 2t cos 2t dt। अब फिर देखिए हमको दो फंक्शन है साइन क्यूब 2t और कॉस 2t। साइन का पावर 3 है इसलिए हम इसी को मानेंगे। देखना है जटिल को मानना है, और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन करने पर जो आए वह उसका एक फैक्टर होना चाहिए, इंटीग्रेंड का एक फैक्टर होना चाहिए। क्या क्या ध्यान में रखना है, जटिल को माने, ध्यान में रखें कि जिसे मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करने पर जो उसका डेरिवेटिव है वो एक फैक्टर है। इसलिए अब यहां से देखते हैं लेट z बराबर साइन 2t, तो इसलिए dz/dt साइन का होता है cos, 2 से गुना हो जाएगा 2 cos 2t। यहां देखिए इसको छोड़ देने के बाद था cos 2t dt, 2 को इधर ले आएंगे और t उधर ले जाइए तो dz/2 बराबर हो जाएगा cos t dt। अब साथ साथ अब यहां हमको ये भी लिमिट भी चेंज करना है। अब अगला काम को क्या करना है, लिमिट चेंज। तो जब x बराबर 0, z है क्या साइन 2t, तो साइन 2 × 0 यानी साइन 0, साइन 0 यानी कि 0। और जब x बराबर ऊपर लिमिट π/4, तो z बराबर कितना हो जाएगा साइन 2 × π/4 यानी कि साइन π/2 यानी कि 1। तो अब ध्यान में रखना, अब 0 की जगह हमको 0 ही बैठाना है, लेकिन π/4 की जगह 1। इसलिए अब हो क्या जाएगा, वहां पहले तो इसको देख लीजिए I, वहां सीधे बैठाइएगा साइन क्यूब, साइन 2t के बदले z, तो z³ cos 2t dt के बदले cos 2t dt के बदले dz/2, dz/2 बाहर में आ गया 1/2 z के पावर 4/4 यानी 1/8 z का पावर 4। इसलिए अब लिमिट सहित बैठाइए 0, z के जगह ऊपर 1, z³ dz 1/2 बाहर कर दीजिए बराबर हो जाएगा 1/8 बाहर, z का पावर 4 है, इधर 1 इधर 0, z का वैल्यू बैठाइए 1/8, 1 का पावर 4 यानी 1, 0 का पावर 4 यानी 0 यानी 1/8। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले देखना है कि सबसे यानी जो हमारा इंटीग्रेंड है इसमें जो फैक्टर दिया हुआ है उस फैक्टर में
जटिल फैक्टर कौन है, तो जटिल फैक्टर को मानिए पहला। यह भी ध्यान में रखिए कि उस फैक्टर का डिफरेंशिएशन करने पर जो डेरिवेटिव मिले वह इंटीग्रेंड का एक गुणक हो, एक फैक्टर के रूप में हो। और उसके बाद हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, डीजेड निकालेंगे या जो भी मानेंगे उस रूप में निकालेंगे। और दूसरा काम करना है कि लिमिट को भी चेंज कर देना, ऐसा नहीं कि लिमिट को वही छोड़ देना है। अब सारा काम करेंगे और 0 to π/4 पे करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो ही इस्तेमाल करेंगे तो हमें लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। एक दो सवाल और देखते हैं और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बनाइएगा आप लोग, और किताब पर होगा ही घर पे, बनाइएगा। एक सवाल है 602 1 6x - 5 3x स्क्वायर माइनस 5x + 7 dx। अब आप यहाँ अब ऐसे भी देखिए, ये डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो हर ऐसे ही जटिल होता है। और थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा और करेंगे तो देखिए, हाँ ऊपर में 6x - 5 है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर का, तो 3 दूनी 6x, 5x का 5, 7 का 0, यानी 6x - 5 आ रहा है। तो ये देखने से ही स्पष्ट होता है कि हमें किसको मानना है, 3x स्क्वायर माइनस 5x + 7 को जेड मानना है। तो लेट जेड बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x + 7, इसलिए dz बटे dx बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6x - 5, वो तो 0 हो गया, इसलिए dz बराबर 6x - 5 इंटू dx, या 6x - 5 इंटू dx बराबर dz। अब थोड़ा सा देखिए, लिमिट चेंज करना, ये तो ये हो गया। अब अगला काम हमारा क्या है, लिमिट चेंज करना है। लिमिट में पहले जब x बराबर 0, इसलिए z बैठाइए, z क्या है, ये 3x स्क्वायर माइनस 5x + 7 में x को ले जाके 0 रखिए, तो ये 0, 3 गुने 0 0, ये भी 0, बच कितना जाएगा 7। और जब x बराबर ऊपर वाला अपर लिमिट 1, x बराबर 1, अब z देखिए 3 गुने 1 का स्क्वायर घटे 5 गुने 1 + 7, 3 घटे 5 + 7 बराबर 5, 7 3 10 में से 5 गया 5। अब नीचे देखिए हमको कितना आ गया है 7, ऊपर कितना आ गया है 5, ध्यान में रखना है। अब हमको यहाँ क्या कर देना है, 5 to 7 नहीं लिखेंगे, 7 to 5, 7 to 5, और 6x - dx के बदले पहले एक काम करिए, डिफरेंस इंटीग्रेट कर लेते हैं। 6x - 5, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dx के बदले तो dz, ये कितना आया है z का स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा यह, तो z के पावर -2 आता, -2 करिएगा तो क्या आएगा, z के पावर -1 बटे -1, ये आ गया, यानी कि कह सकते हैं -1/z, ये आया। अब इसमें लिमिट अब लगा दीजिए, क्या लिमिट में, z नीचे 5 नहीं, नीचे 7, ऊपर 5, क्यों, क्योंकि वहां 0 के बदले हमारा वैल्यू आया है 7 और x के बदले 1 के बदले वैल्यू आया है 5, तो यहां बैठाएंगे 7 ऊपर में 5 dz बाई z स्क्वायर बराबर, माइनस बाहर कर दीजिए, 1 बटे z 5 7, बैठाइए, माइनस चीज बाहर रहेगा, पहले 5 फिर 7, यानी 1 बटे 5 घटे 1 बटे 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 7 का लघुत्तम 35, ऊपर में आ जाएगा 2 बटे 35, यानी -2/35, ये हमारा आंसर होगा। सवाल बहुत बनेंगे, लेकिन एक सवाल को ही हम देखेंगे बार बार। फिर से एक नजर इस पे डालिए, ऊपर में था 6x - 5, नीचे में था 3x स्क्वायर माइनस 5x + 7, तो हम कैसे समझेंगे कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले तो खुली आंखों से देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंशिएशन करने के बाद
पहले जटिल कौन है ये देख लिए, जटिल को ही जनरली मानना है। दूसरा, जो जटिल है उसको डिफरेंशिएट करने पर प्राप्त डेरिवेटिव का एक फैक्टर है कि नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 6x माइनस 5 आ जाता है। अब थोड़ा उलट के देखिए, 6x माइनस 5 को डिफरेंशिएट करते तो ये तो आने वाला था नहीं, इसलिए कुछ उसको छोटा कीजिए जो जटिल। ऐसे भी डिफरेंशिएशन शब्द का अर्थ होता है छोटा करना, तो छोटा करने के लिए जो छोटा ऑलरेडी है उसको नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए जटिल को मानने की। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर जो आएगा उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर ही लेंगे तब हम लोग इसको करेंगे। एक सवाल है 0 to 8 एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 8 एक्स 4 dx। देखने से ही पता चलता है कि रूट वाला जो है वह ज्यादा जटिल है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट 1 प्लस 8x4 बराबर z। अब कीजिए तो 1 का 0, इसका 32x क्यूब 8 गुना हो जाएगा 8 से और पावर से घट जाएगा और उधर हो गया dz बाई dx। dx को इधर ले जाएंगे, 32 को इधर ले आइए तो x क्यूब dx बराबर dz बटे 32। एक तो ये निकल गया। अब आप जब x बराबर 0, जब x इजिकल टू 0 तो z कितना है निकाल लेंगे, तो z हो जाएगा 1, बिठा दीजिए इसके जगह 0। और जब x बराबर 1 तो z कितना होगा, 1 प्लस 8 गुने 1 की पावर 4, 1 ही होगा। 8 गुना करेंगे 1 से तो 1 बराबर 9, यानी लोअर लिमिट में अब 1 और अपर में 9, और वैल्यू क्या आया है, एक्स क्यूब dx। तो सीधे बैठा देते हैं, समझ ही गए होंगे एक्स क्यू डी एक्स का। अब आई बराबर बैठाइए वहां, एक्स क्यू डी एक्स बराबर डी जेड बटे 32, 1/32 को बाहर ले आते हैं तो ऊपर डी जेड और नीचे इतना पूरा को माने हैं जेड, तो रूट जेड 1/32 रूट जेड ऊपर गया तो जेड का पावर -1/2, जेड रूट जेड, जेड होता है 1/2 रूट जेड, रूट जेड को नीचे से ले लेंगे के पावर -1/2। अब इसको 1/32 इसमें पावर में 1 जोड़ना, फिर उतना ही से भाग -1/2 प्लस 1। तो इस तरीके से 1/32 -1/2 प्लस 1 करने पर 1/2 ही रहता है, जेड 1/2 और ये 1/2, इसका 2 ऊपर चला जाएगा, 2/32 और जेड 1/2, यानी 1/16 जेड 1/2 को रूट 16 जेड लिखिए। अब लिमिट, इसलिए लिमिट आया था हमारा ध्यान में है एक्स केवल यानी 1 9 और डी रूट जेड बराबर 1/16 रूट जेड, ऊपर में 9 नीचे 1। अब बैठा दीजिए इसका, पहले 9 1/16 इसके जगह पहले 9 बैठाइए, रूट 9 और घटे रूट 1, पहले अपर वाला फिर नीचे वाला, 1/16 9 का वर्गमूल 3 घटे 1 यानी 2/16 बराबर 1/8। इस तरीके से हमारा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको ध्यान में रखना है कि किसे सब्स्टिट्यूट करना है। अब एक आध प्रॉब्लम इसका और देखते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग ऐसे पढ़े हैं लेकिन फिर से दोबारा उसको पढ़ा देंगे, और उसी पर है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट देखेंगे तब हम देखेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम इसका हम लास्ट देखते हैं, इसके बाद एक प्रॉब्लम है 2 3 x
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको देखने से ही फिर पता चलता है, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने पर एक्स आ जाएगा और नीचे जटिल भी है, तो फिर उसी तरह से जेड, लेट जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसलिए डी जेड बाई डी एक्स बराबर 2x। इससे अगर हम dx निकालेंगे, 2 को इधर कर दीजिए, यानी x dx बराबर डी जेड बटा 2। अब फिर उसी तरह से जब x बराबर 2 तो z कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, x बराबर 3 तो z कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 10। ये देखिए फिर से x बराबर 2 तो ये वैल्यू है, z कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5। और अब हमको बैठाना क्या क्या है, तो जब लिमिट चेंज हो गया, लिमिट हो गया 5 से 10 और सारा फॉर्म चेंज हो गया, i बराबर हो गया हमारा x dx के बदले dz बाई 2, इसके बदले z, तो बैठाइए 1/z और x dx के बदले dz बाई 2, 2 बाहर कीजिए, 1/2 dz बाई z dz। अब ये सब फॉर्मूला तो हमें ध्यान में रखना होगा, log z तो हाफ log z। अब हम इसका बैठाते हैं 5 10 dz 1/dz बाई 2z, ये दोनों से गुना कर दिए तो बराबर आ जाएगा 1/2 बाहर रखिए, log z, यहाँ बैठाइए 10, यहाँ बैठाइए 5, 1/2 log 10 घटे log 5। अब देखिए log 10 का वैल्यू बेस 10 पे होता है 10, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि बेस 10 नहीं है, इसका बेस e है, होता है डिफ्रेंशिएशन, इसलिए हम log 10 बराबर यहाँ 1 नहीं बैठाएंगे। वो तब होता है जब मतलब बेस में 10 होता। अब देखिए यहाँ पर 1/2, इसको कर क्या सकते हैं, log e, और ये log m घटे log n बराबर होता है log m बाई n, यानी 10/5। तो अब हमारा हो गया 1/2 log 2e, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये चला जाएगा ऊपर तो इसको ये आएगा log √2e। कहीं ये सवाल लिखा जो पावर में 1/2 होगा, लघुगणक का नियम है, लघुगणक के नियम के अनुसार होता है n log a है, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं log a के पावर n। तो उस आधार से देखेंगे, तभी था हमारा 1/2 log 2e, इसको चाहे log, ये गुना ऊपर में चला जाएगा 1/2e, अब इस इसको लिख सकते हैं log √2e। तो परीक्षा में कई बार न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो वो आंसर ये नहीं रहेगा, अब यहाँ तक आने के बाद भी हम आंसर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमको उस समय इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर पढ़ने से पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट को थोड़ा सा हम जानते हैं, यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी टाइप थर्ड हो जाएगा हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन, जब फॉर्म हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर सॉल्व करने लायक। पहली बात तो हमें समझना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट हिंदी में कहते हैं, पार्ट्स को हिंदी में खंड कहते हैं, तो पार्ट्स खंड, इंटीग्रेशन समाकलन, खंडशः समाकलन। इसमें उस इंटीग्रेंड का फॉर्म तभी इस विधि का इस्तेमाल होता है जब इंटीग्रेंड 2 का गुणनफल हो, फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी 2 फलनों का गुणनफल हो। ध्यान में रखना है, इंटीग्रेंड 2 फलनों का गुणनफल हो तब ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। 3 फलन अगर होंगे, 4 फलन होंगे, तो हमें हर स्थिति में चेंज करके उसे 2 फलनों के ही गुणनफल के रूप में लाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इस्तेमाल कब होता है, जब फलन
सॉरी इंटीग्रेंड दो फलनों का गुणनफल हो। अब दो फलनों का गुणनफल हो तो किसको हम फर्स्ट मानेंगे, किसको हम सेकंड मानेंगे, ये देखना होता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है। लेकिन अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड dx का होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। वो देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ध्यान से देखिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन घटे डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट dx, फिर सेकंड dx और ये पूरा का dx। ध्यान में रखना है पहला गुने दूसरा का समाकलन, पहला गुने दूसरा का समाकलन घटे पहले का अवकलन गुने दूसरे का समाकल का समाकलन। पहला प्रथम गुने दूसरे का अवकलन घटे पहले का दूसरे का समाकलन घटे पहले का अवकलन गुने दूसरे का, दोनों ही स्थिति में समाकलन है दूसरे का। तो इस बात से हमें ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला ही बताता है कि सेकंड फंक्शन हमें सामान्यतः उसको मानना है जिसका इंटीग्रेंड आसान हो और फर्स्ट फंक्शन उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो। फिर से एक बार देख लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब इंटीग्रेंड दो फलनों के गुणनफल के रूप में हो, फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप में हो। दूसरा फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन के पूरा का इंटीग्रेशन। अब हम इस फॉर्मूला को देखकर पहला किसको कहेंगे, दूसरा फंक्शन किसको कहेंगे, इसके लिए यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के मानने के लिए प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, प्राथमिकता किसको देंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है ILAT, ILATE। इस शब्द पर ध्यान रखेंगे। I फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल। यानी कहने का अभिप्राय है जो ऊपर है वो पहला होगा, बाद वाला दूसरा होगा। अब एक लॉगरिथमिक और अलजेब्रा, एक अगर इंटीग्रेंड में लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन है तो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा सेकंड। ध्यान में रखना ऊपर वाला पहला यानी जो पहले आया वो पहले बैठेगा और बाद वाला दूसरा। चलिए देखते हैं इस पर एक आध सवाल हम। देखिए इस पे हम देखते हैं सवाल। जैसे एक क्वेश्चन है 0 पाई x cos स्क्वायर x dx। अब इसको हमें देखना है, पहले I बराबर लिख दीजिए इंटीग्रेशन छोड़ करके x cos स्क्वायर x dx। दो फंक्शन है, एक दो, किसको पहला किसको दूसरा, ये अलजेब्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट में ए अलजेब्रिक ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हमारा हो गया पहला, ई हो गया दूसरा। तब इसके अनुसार देखिए करते क्या है, फर्स्ट इंटू यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी cos स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी dx बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos स्क्वायर x dx और टोटल का इंटीग्रेशन यानी dx। अब देखिए x cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है 1 प्लस cos 2x बाई 2, क्योंकि पावर में जब रहता है तो उसको हमको मल्टीपल फॉर्म में चेंज करना होता है। इसका dx का डिफरेंशिएशन 1
फिर इसका इंटीग्रेशन यह यहाँ देखबे किए हैं, तो 1 प्लस 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। और ये जो आएगा इसका डबल इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और dx का 1 आ गया, तो इसका भी इंटीग्रेशन। देखिए dx का 1 आया है, इसका cos स्क्वायर x को भी हमने फॉर्म में लिखा है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 के रूप में। अब 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का इंटीग्रेट कीजिए, तो 2 को बाहर कर दीजिए, 2x, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और जो एंगल है उसे बटा 2 घटे, फिर तो यही आया, यही रह जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस साइन 2x बाई 2, और इसमें 1/2 बाहर। सॉल्व करिए, इसका 2x, x प्लस साइन 2x बाई 2 घटे 1/2, फिर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो dx है, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x का माइनस कॉस 2x, और वो 2 से डिवाइड होगा तो माइनस कॉस 2x बाई 4। देखिए जितना प्रैक्टिस इंडेफिनिट पर करेंगे उसी से काम आएगा यह, तब बाकी तो सारा प्रोसेस इंडेफिनिट की तरह कर रहे हैं हम, तो बस केवल ये निकल गया। अब इसको सॉल्व करके क्या करना है, इसमें तो चेंज, चूंकि सब्स्टिट्यूट हम किए नहीं है, उसी को सॉल्व किए हैं, तो सब्स्टिट्यूट नहीं किए इसलिए हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लिमिट को। बस केवल क्या करना है, वैल्यू बैठा देना है। पहले सॉल्व कर लीजिए, 2x को x से गुना करिए, 2x स्क्वायर इधर हो गया, 2x साइन 2x बाई 2 माइनस x स्क्वायर बटा 4 प्लस कॉस 2x बटा 8। अब थोड़ा यानी ये और ये एक ही जाति का नजर आ रहा है, 4 दूनी 8 में से 1 चला गया, 7x स्क्वायर बाई 4, ये 2 से 2 कट गया, प्लस x साइन 2x प्लस कॉस 2x बटे 8। और अब हमारा ये था 0 टू पाई, तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ पाई। वैल्यू बैठा दीजिए, 0 बैठाइएगा तो ये सब 0 ही रह जाएगा, खाली इसमें नहीं आएगा 0। पाई बैठाइएगा तो हो जाएगा 7 पाई स्क्वायर बाई 4 पाई, और साइन 2 पाई, तो साइन पाई का हम जानते हैं 0 होता है, लिख देते हैं पहले साइन 2 पाई प्लस कॉस पाई बैठाइए, तो कॉस 2 पाई बटे 8 माइनस 0 बैठाएंगे तो ये टर्म 0, ये 0 से गुना है तो 0, ये खाली माइनस कॉस 0। कॉस 0 1 होता है इसलिए हम 0 नहीं लिखे हैं। अब ये तो रहने दीजिए, 7/4 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई, साइन n पाई बराबर 0 होता है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो पीछा हमारा छोड़ेगा नहीं, साइन n पाई बराबर 0 होता है, इसको बैठा दीजिए तो 0, यहाँ काटिए, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, और घटे कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो बैठा यही हमारा हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको रुकते हैं, समझ सकते हैं आप लोगों का कमेंट ध्यान में रखा, यानी दिखता नहीं है तो थोड़ा सा कोशिश की जाएगी कल से कि वो दिखे। किसको किसको दिखा नहीं है, हिलता है हाथ ना, इसलिए ऐसा होता हो रखे। चलिए हंसराज जी,
आपको दिख रहा है? थोड़ा बहुत दिख रहा था मतलब, ये तो बड़ा बेजोर शब्द है। आज दिखने में भी थोड़ा बहुत की बात होती है, यानी समझ में आ रहा था क्या? नहीं तो दोबारा बता देंगे। हाँ ठीक है, नहीं देखते हैं, आज वो एक्चुअली हाथ से पकड़े हुए था ना, इसलिए हिलता था, हिलने से थोड़ा सा गड़बड़ा रहा। ठीक है तो रखने रहने, ट्रिग्नोमेट्री का फर्क याद किए हैं, दिए हैं ना? पीडीएफ देखे हैं 12 का? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पहले अपने कॉपी पर ठीक से सब उतार। उसमें बहुत सारा चीज समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिसको समझ आपको नहीं आएगी। वो तर्क नहीं देना है, समझ में नहीं आएगी। पहला काम क्या है कि आराम से बैठकर साफ साफ 2 दिन का समय दिया जा रहा है, सब लोग उतारिए अपने अपने कॉपी पे, समझ गए ना? हाँ है कि नहीं? एकदम अभी से और उतारते वक्त ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना कैलकुलस समझ में, के बिना फिजिक्स समझ में, ये सब इंटर है। और थोड़ा ठीक है, हम आपकी आज आप लोगों की परेशानी समझ सकते हैं। थोड़ा हाथ को हिला होगा, इसलिए दिखाई नहीं दिया। आगे हम कोशिश करेंगे न हिले, ठीक है? आज रखते हैं, पहले म्यूट कीजिए। नैना, नैना, रैना किधर है? दे नहीं रहे हैं, उसी जगह है ना? हाँ नहीं थी उस जगह? तो है तो तुम दोनों मिल के अपना लिखना पेज उसका आज गया है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी गया है। सब ठीक से लिखो पेज को, ठीक है? हम्म। फिजिक्स का फेयरवेयर की है? ठीक है, करके रखना, देखेंगे। गिरा, म्यूट करो। प्रभाकर जी, प्रभाकर जी, आप तो अल्टरनेट रहते हैं, एक दिन रहते हैं एक दिन गायब रहते हैं। कल कहाँ गायब थे? तो चलिए, तो 11 बजे पढ़ाई हुई भी नहीं थी, आज होगी। ठीक है, धन्यवाद। तो रखते हैं अभी, थोड़ा वो माइक प्रॉब्लम ऐसी था, कल से उस नहीं रहेगा, स्टैंड थोड़ा हिलता डुलता होगा।